कहानी की शुरुआत कुछ कबीले के लोगों से होती है जो आग के पास बैठे होते हैं। वहीं ये लोग रहने के लिए बेहतर जमीन की तलाश में आगे बढ़ रहे हैं ताकि कहीं सुकून से बच सकें। इस पूरे ग्रुप का लीडर एडम है। तभी ग्रुप के एक बुजुर्ग ओडल ने एडम के बेटे हेरोन को कहानी सुनाना शुरू किया। उसने बताया कि कैसे एक बार लोगों को सुरक्षित जगह का वादा किया गया था, लेकिन उन्हें ऐसी बंजर जमीन पर ले जाया गया जहाँ शिकार के लिए एक भी जानवर नहीं था। मगर एडम ने बीच में ही ओडल को टोक दिया और उसे आदेश दिया कि वो अगले दिन खाने का इंतजाम करे। अगले दिन समुद्र के किनारे बी नाम की एक लड़की खड़ी दिखती है। चूंकि उसका कोई परिवार नहीं है, इसलिए सब उसे आवारा मानते हैं। तभी एडम का भाई गैरे बी के पास आकर खड़ा हुआ और दोनों हंसते हुए हेरोन को मछली पकड़ने की कोशिश करते देखने लगे। इसके बाद ग्रुप फिर आगे बढ़ा और एडम ने सबको भरोसा दिलाया कि आगे उन्हें अच्छी जगह जरूर मिलेगी। लेकिन एक दिन खाने की तलाश के दौरान एडम और गैरे को कुछ अजीब दिखता है। वहाँ एक बहुत बड़ा मरा हुआ जानवर पड़ा है जिसकी हालत देखकर साफ है कि यहाँ कोई और भी बड़ा हंटर मौजूद है जो पूरे ग्रुप के लिए डेंजर बन सकता है। इसलिए एडम ने गैरे को ये बात किसी से भी न बताने को कहा ताकि डर न फैले। रात होते ही सब रुके और फिर से आग जलाई। ओडल को लगता है कि ये जगह बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, लेकिन एडम ने उससे बहस की और सबकी जिम्मेदारी लेने की बात कही। इसी दौरान बी को पीरियड्स शुरू हो गए और ग्रुप की दूसरी औरत ए उसे साफ करने के लिए अलग ले गई। वहीं ए ने बताया कि वो एडम के बच्चे की मां बनने वाली है और चाहती है कि बच्चा लड़का हो। यही वजह है कि ए को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था। फिर रात में जब एडम पहरा दे रहा था तभी एक बहुत तेज और डरावनी आवाज सुनाई देती है। बी डर जाती है क्योंकि यह आवाज किसी खतरनाक शिकारी की मौजूदगी का इशारा है। अगले दिन चारों तरफ घना कोहरा छा गया है जिससे चलना मुश्किल हो गया है। चलते चलते हेरोन अचानक गायब हो गया और एडम उसे ढूंढते हुए कोहरे में अकेला रह गया। उसे शक होता है कि वह जानवर ही उसे देख रहा है। थोड़ी देर बाद हेरोन वापस आ गया और एडम गुस्से में उस पर चिल्लाया। इसके बाद वे लोग कोहरे से बाहर निकलकर खुली जमीन पर पहुंचे, लेकिन सब इतने थके थे कि आगे नहीं चल पाए। तब एडम, ऑटम और गैरे ने आगे जाकर शिकार की कोशिश की। ऑटम बताता है कि आगे घना जंगल है और वे उसके किनारे से निकलेंगे क्योंकि वो उस जानवर से डरता है। मगर गैरे का मानना है कि जंगल के चारों तरफ घूमने में कई दिन लग जाएंगे और तब तक सब भूख से मर सकते हैं। तभी एडम ने तय किया कि वे रास्ते में शिकार करते रहेंगे क्योंकि इसी में बचने के ज्यादा चांसेस हैं। रात में ए भूख की वजह से गिर पड़ी क्योंकि वो गर्भवती है और कई दिनों से उसने कुछ नहीं खाया था। इसी बीच बी थोड़ी देर के लिए ग्रुप से अलग गई जहाँ एडम पहुंच जाता है। फिर अचानक कोई देख ना पाए इससे पहले उसने बी को गलत तरीके से छुआ। उसने कहा कि वो जो चाहे कर सकता है और उसे अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए और बच्चे चाहिए हैं। बी को इससे बेहद घिन महसूस होती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कर पाता वही जानवर फिर अचानक आता है और हेरोन को उठाकर ले जाता है। पूरा ग्रुप घबरा गया है और एडम जलती लकड़ी लेकर उसके पीछे भागा, लेकिन गैरे ने उसे रोक लिया क्योंकि अंधेरे में पीछे जाना बेकार है। गुस्से में एडम वहां से तुरंत निकलना चाहता था, लेकिन मजबूरी में उसे सुबह तक रुकना पड़ा। सुबह होते ही वे हेरोन को ढूंढने निकलते हैं। बी साफ कह देती है कि वो अब एडम के साथ नहीं रहना चाहती क्योंकि वो अंदर से टूट चुकी है। गैरे उसे समझाता है कि अकेले रहने पर वो जिंदा नहीं बच पाएगी। चलते हुए एडम को हेरोन की फर वाली जैकेट मिलती है जो एक काले चिपचिपे तरल से ढकी है। उन्हें समझ आता है कि ये खून नहीं है, जिसका मतलब है कि हेरोन शायद अभी जिंदा है। आगे बढ़ते हुए वे उसी जंगल तक पहुंच गए जहां एडम कभी नहीं जाना चाहता था। लास्ट में भावनाओं में बहकर एडम ने किसी की बात नहीं मानी और सीधे जंगल के अंदर घुस गया। मजबूरी में बाकी सबको भी उसके पीछे जाना पड़ा। अब एडम जंगल में पागलों की तरह भागता है, लेकिन अंधेरा होने लगता है और ग्रुप उसे रोक लेता है। वहीं गैरे ये मान लेता है कि हेरोन अब मर चुका है और ऑटम कहता है कि ये सब गैरे की गलती है क्योंकि जब हेरोन को उठाया गया तब वही पहरा दे रहा था। इसी बीच बी वहां आती है और बताती है कि उसे ब्लीडिंग हो रही है क्योंकि उसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रहा है। तभी ओडल ये बात जोड़ देता है कि शायद उसी खून की वजह से वो क्रीचर वहां आया होगा। मगर एडम को अब किसी की कोई बात सुननी नहीं होती और वो अकेले ही वहां से निकल जाता है। साथ ही सबको कहता है कि अगर चाहो तो पीछे रह जाओ, लेकिन बाकी लोग भी उसके पीछे चल पड़ते हैं क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। जैसे ही वे जंगल के और अंदर जाते हैं, ए फिसल जाती है और काले रंग की कीचड़ में गिर जाती है। वहीं उसे एहसास होता है कि चारों तरफ हड्डियां बिखरी पड़ी हैं, जिसे देखकर एडम समझ जाता है कि ये किसी आम जानवर का काम नहीं है। अचानक एक बहुत तेज और डरावनी चीख सुनाई देती है और सब समझ जाते हैं कि वो बीस्ट अब बहुत पास है। इसी पल एडम पूरी तरह टूट जाता है और मान लेता है कि उसका बेटा अब मर चुका है। डर के मारे सब लोग भागने लगते हैं और किसी तरह उस क्रीचर से थोड़ी दूरी बना लेते हैं। थोड़ी देर बाद एडम अचानक रुक जाता है और कहता है कि वे लोग समय रहते यहाँ से नहीं निकल पाएंगे और सब मारे जाएंगे, इसलिए अब उन्हें जंगल के बीच ही आग जलाकर रात काटनी होगी। ओडल को यह फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन अंधेरा होते ही बी आग जलाने की कोशिश शुरू कर देती है। आखिरकार बी आग जला लेती है और एडम व गैरे चारों तरफ नजर रखते हैं क्योंकि वो क्रीचर अभी भी उन्हें घेर कर घूम रहा है। तभी ऑटम ध्यान से उसकी आवाज सुनता है और एक भाला उसकी तरफ फेंकता है। आवाज से ऐसा लगता है कि भाला उसे लग गया है
और वो बीस्ट जख्मी हो चुका है। इसके बाद एडम ये पक्का करने के लिए उसके पीछे भागता है कि वो मर गया है या नहीं, लेकिन अंधेरे जंगल में वो अकेला भटक जाता है। वो हर आवाज को ध्यान से सुनते हुए उसे ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। तभी क्रीचर पीछे से उस पर हमला कर देता है। फिर अचानक पूरे ग्रुप को ऑटम की दर्द भरी चीख सुनाई देती है और सबको लगता है कि अब उनकी बारी भी आने वाली है। इसी डर के बीच गैरे हिम्मत जुटाता है और एडम को बचाने के लिए दौड़ता है, जबकि सबको लगता है कि शायद गैरे भी मारा गया होगा। लेकिन कुछ देर बाद गैरे एडम के शरीर को उठाकर वापस लाता है और एडम अभी जिंदा होता है, मगर उसकी हालत बेहद खराब होती है क्योंकि बीस्ट ने उसका जबड़ा बुरी तरह फाड़ दिया है। एडम की हालत देखकर सब तय कर लेते हैं कि उसे इस दर्द से आज़ाद कर देना ही बेहतर है। हालांकि गैरे अपने ही भाई को मार नहीं पाता, लेकिन बी आगे आती है क्योंकि एडम ने उसके साथ जो गलत किया था वो उसे भूली नहीं होती। बी अपना चाकू निकालती है और एडम के दिल में घोंप देती है। सब लोग मुंह फेर लेते हैं, लेकिन एडम अपनी आंखों से देख रहा होता है कि उसे मारा जा रहा है। तभी बी एक पत्थर उठाती है और चाकू पर जोर से मारती है, जिससे वो और अंदर चला जाता है और एडम की जिंदगी वहीं खत्म हो जाती है। इसके बाद सब समझ नहीं पाते कि अब आगे क्या करें। इसी दौरान ये फिर से जमीन पर गिर जाती है क्योंकि वो भूख से बिल्कुल टूट चुकी है और गर्भवती होने की वजह से उसे तुरंत खाने की जरूरत है, क्योंकि खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। तब बी वो बात कहती है जिसे सुनकर सब सन्न रह जाते हैं। बी कहती है कि अब उनके पास खाने के लिए सिर्फ एक ही चीज है और वो है एडम। पहले तो सब इसका विरोध करते हैं और गैरे को ये सुनकर ही घिन आने लगती है, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। कोई भी एडम के शरीर के पास जाना नहीं चाहता, लेकिन बी बिना झिझक उठती है और उसके शरीर को काटकर मांस निकालने लगती है। फिर पूरा ग्रुप वो मांस खाता हुआ दिखता है और बी ही अकेली होती है जिसके चेहरे पर कोई घृणा नहीं दिखती। बाद में गैरे बचा हुआ मांस जमीन में दबा देता है ताकि एडम को सम्मान दिया जा सके। इसके बाद सब बैठकर आगे की योजना बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब किसी को भी जिंदा बचने की उम्मीद नहीं लगती क्योंकि वो क्रीचर आसपास ही घूम रहा है। तभी बी कहती है कि वो क्रीचर उन्हें मारना नहीं चाहता, वो बस चाहता है कि वे लोग यहाँ से चले जाएं। बी की बात में दम होता है क्योंकि अगर वो शिकारी चाहता तो वे सब अब तक मर चुके होते। आखिरकार सब मान जाते हैं कि अब यहाँ से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि ओडल अब भी शक में रहता है और मानता है कि यहाँ से बचकर निकलना आसान नहीं होगा। तब गैरे सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है और वादा करता है कि सुबह होते ही वो सबको जंगल से बाहर ले जाएगा। जैसे ही सुबह होती है सब लोग चलना शुरू करते हैं, लेकिन ओडल को लगने लगता है कि यह कोई जानवर नहीं बल्कि शैतान है जिससे बच पाना नामुमकिन है। जब गैरे फिर से भरोसा दिलाता है कि वो रास्ता निकाल लेगा, तब ओडल कहता है कि कोई भी उसके पीछे नहीं चलेगा। ओडल का मानना है कि ये एक डीमन है जिसे एक बलि चाहिए। वो गिनाने लगता है कि गैरे के पास समझ है, ऑटम लड़ सकता है, ये एक नई जिंदगी को जन्म दे रही है। ऐसे में उनके बीच सबसे बेकार वही लड़की बी बचती है। ऊपर से वो ब्लीडिंग करती है जो उस क्रीचर को अपनी तरफ खींचती है। इतना कहकर ओडल बी की तरफ बढ़ने लगता है जैसे उसे खत्म करना ही आखिरी हल हो। अब बी समझ जाती है कि निशाना उसी पर है, लेकिन उसे ये उम्मीद नहीं थी कि ए भी ओडल का साथ देगी। मगर गैरे इसका कड़ा विरोध करता है, लेकिन ए उसे धक्का दे देती है जिससे गैरे पत्थर से टकराकर बेहोश हो जाता है। इसके बाद ए और ओडल मिलकर बी को घसीटते हुए क्रीचर की तरफ ले जाते हैं और उसे बुलाने लगते हैं ताकि वो उनकी बलि स्वीकार कर ले। जैसे ही बी को जमीन पर छोड़ा जाता है, वही डरावनी चीख सुनाई देती है जिसका मतलब है कि शिकारी ने उन्हें देख लिया है। इसी मौके का फायदा उठाकर बी वहां से भाग निकलती है। अब सामने सिर्फ ए और ओडल रह जाते हैं। तब ए एक नुकीली हड्डी उठाकर उससे लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाती, ओडल पीछे से आकर उसी हड्डी से उसके पेट में वार कर देता है। इस जमीन पर गिर जाती है और ओडल उसे अपनी आजादी के बदले बलि के तौर पर पेश करने लगता है। तभी आखिरी ताकत लगाकर ओडल की टांग पर वार करती है जिससे उसकी हड्डी टूट जाती है और वो भी गिर जाता है। फिर अचानक रात के आसमान में हरी रोशनी दिखाई देती है। जब बी की आंख खुलती है, वो वापस जाकर देखती है कि ओडल अभी जिंदा है। तभी वो पलटकर देखता है कि ए हिल नहीं रही और उसी वक्त वो क्रीचर आता है और ए को उठाकर ले जाता है। सुबह होते ही गैरे की आंख खुलती है और वो इधर उधर देखने लगता है, लेकिन बी उसे पकड़कर चुप रहने को कहती है और दोनों झाड़ियों के पीछे छिपकर शिकारी पर नजर रखने लगते हैं। वे देखते हैं कि वो क्रीचर अब ओडल की तरफ बढ़ रहा है और पहली बार वे उसे साफ देख पाते हैं। तभी बीसीटी बजाकर उसका ध्यान भटकाती है और गैरे के रुके रहने पर खुद भाला लेकर पीछे से हमला कर देती है। जैसे ही बी उसका सिर काटती है, अगले ही पल उसे समझ आता है कि वो कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक मास्क था। उस मास्क के अंदर एक औरत होती है जो चीखते हुए भागने लगती है। बी उसके पीछे दौड़ती है और गैरे से कहती है कि वो पीछे आता रहे क्योंकि शायद वही औरत उन्हें बाहर निकलने का रास्ता दिखा सके। आखिरकार वे जंगल से बाहर निकल आते हैं, लेकिन बी अब भी रुकना नहीं चाहती। गैरे थक चुका है और कहता है कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन बी मानती है कि अगर वो औरत यहाँ जिंदा रह सकती है तो उन्हें भी उसके साथ रहना होगा। जब गैरे उससे पूछता है कि क्या उसे डर नहीं लग रहा, तो बी साफ कहती है कि वो बहुत डरी हुई है लेकिन वो जीना चाहती है। फिर अंधेरा होने लगता है और वे उस औरत के निशानों का पीछा करते हुए एक गुफा तक पहुंचते हैं।
वहाँ दोनों तय करते हैं कि अंदर जाकर बात करेंगे या जरूरत पड़ने पर ताकत का इस्तेमाल करेंगे। गुफा के अंदर वे अलग अलग रास्तों में बट जाते हैं और बी जैसे ही गहराई में जाती है, फिर अचानक एक आदमी उस पर हमला कर उसे दबोच लेता है। वो आदमी बी का हाथ पत्थर पर मारकर उसका भाला छीनने की कोशिश करता है। नीचे से बी की चीख सुनकर गहरे भी फिसलकर अंदर आ जाता है। जब वो आदमी बी का गला दबा देता है और सोचता है कि वो मर चुकी है, तभी बी आखिरी पल में चाकू निकालकर उसकी गर्दन में घोंप देती है। आदमी जमीन पर गिर जाता है और बी भाला उठाकर उसे दोबारा मारती है ताकि वो फिर न उठ सके। इसके बाद आगे बढ़ते हुए बी को आग की रोशनी दिखती है। वो एक कमरे में जाती है जहां आग के पास फर का ढेर लगा होता है। उसे लगता है कि शायद कोई उसके नीचे सो रहा है, इसलिए वो चाकू लेकर आगे बढ़ती है। वहीं गैरे उस घायल आदमी को भाले से मार देता है। उसी पल बी को पता चलता है कि उस ढेर के नीचे कोई और नहीं बल्कि हेरोन छिपा हुआ था। दोनों की मुलाकात होते ही वही औरत हथौड़ा लेकर अंदर आती है। बी हेरोन को पीछे धकेलकर उसे बचाने की कोशिश करती है, जबकि हेरोन उसे रोकने की कोशिश करता है क्योंकि उसे वो औरत खतरा नहीं लगती। लेकिन वो औरत बी को अपना दुश्मन समझती है और हमला कर देती है। बी आग वाली लकड़ी उठाकर उसे दूर रखने की कोशिश करती है और जोर से चीखती है। लास्ट में गैरे ये आवाज सुनकर अंदर आता है और हेरोन को जिंदा देखकर सन्न रह जाता है। इसी मौके पर वो औरत गैरे के सिर पर वार करती है और वो वहीं दम तोड़ देता है। तब बी हेरोन को लेकर भागती है और गुफा में रखे फर को आग लगा देती है। औरत गहरे के शरीर पर वार करती रहती है, लेकिन जैसे ही देखती है कि बी भाग रही है, वो उनका पीछा करना शुरू कर देती है। अब धुएं से निकलकर दोनों बाहर आ जाते हैं और पीछे पीछे वो औरत भी बाहर आ जाती है, लेकिन वो बुरी तरह फंस जाती है। वहीं वो हेरोन से मदद मांगती है, जिसे देखकर हेरोन रोते हुए उसकी तरफ भागता है और बी से उसे बचाने की गुहार लगाता है, मगर बी पत्थर उठाकर उस औरत के सिर पर मार देती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। फिर बी दोबारा वार करके उसे हमेशा के लिए खत्म कर देती है। तभी हेरोन जोर जोर से रोने लगता है और बी को मॉन्स्टर कहने लगता है। वो बताता है कि वे लोग भी उनकी तरह ही थे और बस जिंदा रहना चाहते थे। वे सिर्फ जानवरों का शिकार करते थे और दूसरों की मदद करना चाहते थे। हेरोन रोते हुए अपने पिता को याद करने लगता है। इसके बाद बी उसे पकड़कर समझाती है कि उसके पिता और बाकी सब इन लोगों की वजह से मरे हैं, लेकिन तभी बी खुद गुफा में चारों तरफ देखती है और उसे असल सच समझ आने लगता है। वहाँ वो ए की लाश देखती है जिसे वे लोग बचाने की कोशिश कर रहे थे। दरअसल वे ए और उसके होने वाले बच्चे को बचाना चाहते थे और इसी प्रायोरिटी की वजह से उन्होंने हेरोन को अपने पास रखा था और उसका ख्याल रखा था। अब बी को अपनी बहुत बड़ी गलती का एहसास हो जाता है। उसने अनजाने में उन लोगों को मार दिया जो शायद एक नई सभ्यता की शुरुआत कर सकते थे। लास्ट में गुफा में खड़ी भी खुद से कहती है कि अब एक आवारा लड़की और एक बच्चा यहाँ जीना सीखेंगे और यही उनकी सिमुलेशन जैसी नई जिंदगी है। इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।